सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को पढ़ने से पहले हमें देखना पड़ेगा कि न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन क्या होती है। न्यूक्लियोफाइल की अगर बात करें तो जो एक न्यूक्लियोफाइल है, दिस इज़ अ स्पीशी या फिर दिस इज़ इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी। एक ऐसी स्पीशी है, ऐसा एक मॉलिक्यूल होता है या ऐसा एक एटम होता है जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रिच अमाउंट में मौजूद होते हैं, या सिंपली मोस्टली न्यूक्लियोफाइल्स वो होते हैं जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। जैसे न्यूक्लियोफाइल, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, इनको हम कहते हैं दीज आर कॉल्ड न्यूक्लियोफाइल्स। और ये क्या होते हैं, न्यूक्लियस लविंग होते हैं। ये न्यूक्लियस को जो है बहुत जल्दी अट्रैक्ट कर लेते हैं। इनको कोई ऐसा एलिमेंट मिल जाए, कोई ऐसा एटम मिल जाए जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स की जो है कमी हो, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो, तो उनको ये बड़ी जो है कह लें कि अट्रैक्शन के साथ बड़े प्यार से जो है उनको अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ और उनके ऊपर अटैक कर देते हैं। अब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस क्या होते हैं? रिएक्शंस की 3 टाइप्स हैं। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऐसे रिएक्शंस हैं जिनके अंदर एडिशन और एलिमिनेशन साथ में होती है, एट अ टाइम होती है। एडिशन भी हो रही होती है उस रिएक्शन के अंदर, उस रिएक्शन के अंदर एलिमिनेशन भी हो रही होती है। अगर आप कोई न्यूक्लियोफाइल एंटर करवा रहे हैं किसी सबस्ट्रेट के अंदर, तो उस सबस्ट्रेट में से कोई अनदर न्यूक्लियोफाइल लीव कर रहा होता है। द रिएक्शंस इन विच एडिशन रिएक्शन एंड एलिमिनेशन रिएक्शन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली। एडिशन रिएक्शन जो होते हैं, इसमें सिंपली हम क्या करते हैं, न्यूक्लियोफाइल्स को, एटम्स होते हैं उनको, उनकी एडिंग करते हैं। एलिमिनेशन के अंदर हम क्या करते हैं, रिमूवल कर देते हैं बस। यहाँ पे हम सिर्फ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को पढ़ेंगे। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस किसके हम पढ़ेंगे, न्यूक्लियोफाइल्स के। किसके साथ, जो है अल्काइल हैलाइड्स जो होते हैं, न्यूक्लियोफाइल अल्काइल हैलाइड को ही हम लेके चलेंगे ना, अल्काइल हैलाइड वाला न्यूक्लियोफाइल हम बनाएंगे ऑलवेज। और अल्काइल हैलाइड जो है वो हमें पता है RH। अब इसके अंदर जो R है, दिस इज इलेक्ट्रोफाइल, जबकि जो X है, दिस इज न्यूक्लियोफाइल। क्यों? क्योंकि X के ऊपर हमेशा नेगेटिव चार्ज होगा और R के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। R के पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, X के पास इलेक्ट्रॉन की जो है वो ज़्यादती होगी। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में सबसे पहले न्यूक्लियोफाइल की डेफिनेशन थी, वो हमने देख ली है। सब्स्टिट्यूशन क्या होती है उसकी भी हमें समझ आ गई। अगर हम एक रिएक्शन, जनरल सा रिएक्शन एक देख लें कि व्हाट इज़ मैंड बाय न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। एक मेरे पास कंपाउंड है कार्बन, इसके साथ हैलोजन लगा हुआ है। अब क्योंकि हम अल्काइल हैलाइड्स पढ़ेंगे इसलिए मैंने हैलोजन स्पेसिफिक किया है। अब इस हैलोजन की को मैं कहता हूँ दिस इज़ अ लिविंग ग्रुप, मतलब कि जिसने छोड़ के जाना है इस मॉलिक्यूल को। दूसरी साइड से एक न्यूक्लियोफाइल है, ये अटैक कर देता है इस कार्बन पे। अब क्योंकि जो कार्बन वाला था, जो अल्काइल हैलाइड था, दिस इज़ इलेक्ट्रोफाइल, इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। जो लिविंग ग्रुप होता है इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है। तो जो न्यूक्लियोफाइल है वो क्या करता है कि पार्शियल पॉजिटिव वाले कार्बन पे अटैक कर देता है, जिसकी वजह से जो कार्बन होता है वो इस लिविंग ग्रुप को छोड़ देता है। तो जो अल्टीमेटली हमारे पास रिज़ल्ट आता है वो ये होता है कि न्यूक्लियोफाइल अटैच हो जाता है कार्बन से, ठीक है, और इससे जो है लिविंग ग्रुप लीव कर जाता है इन द फॉर्म ऑफ नेगेटिव चार्ज। दीज आर कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया, सब्स्टिट्यूशन हुई और लिविंग ग्रुप बाहर। इसमें एक चीज़ हमें समझ आ रही है, वो क्या है कि 2 तरह से रिएक्शंस हो सकती हैं। कुछ रिएक्शंस तो ऐसे होंगे कि जिसमें जो है न्यूक्लियोफाइल जो है वो पहले अटैक करेगा, देन
जो लीविंग ग्रुप है ये लीव करेगा। कुछ ऐसे रिएक्शंस होंगे और ऐसे रिएक्शंस को हम कहते हैं दीज आर कॉल्ड SN1 रिएक्शंस, SN1 मैकेनिज्म रिएक्शंस, जिसमें 2 स्टेप्स होते हैं। पहले न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, उसके बाद लिविंग ग्रुप जो है वो लीव करता है। फिर कुछ रिएक्शंस ऐसे होंगे जिसमें न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा होगा और उसी वक्त सेम टाइम पे जो लिविंग ग्रुप है ये लीव कर रहा होगा। और ऐसे रिएक्शंस को हम कहेंगे दीज आर SN2 मैकेनिज्म्स, SN1 मैकेनिज्म एंड SN2 मैकेनिज्म। अब अल्काइल हैलाइड्स के अंदर जो न्यूक्लियोफाइल्स इस्तेमाल हो सकते हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं? जितने भी हैलोजेंस हैं, फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, इनके सबके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज बेयरिंग स्पीशीज कॉल्ड अ न्यूक्लियोफाइल। अब इसके लिए जो हम देखते हैं एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखते हैं, इसमें हम देखेंगे कि ये जो लिविंग ग्रुप है इसका इस कार्बन के साथ कौन सा बॉन्ड था? सिग्मा बॉन्ड था ना। तो ये जो न्यूक्लियोफाइल आया इसने इस कार्बन के साथ दोबारा से कौन सा बॉन्ड बनाया? सिग्मा बॉन्ड बनाया। इट मीन्स कि जितने भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है इसके अंदर जो है फर्स्ट क्या होगा, पहले सिग्मा बॉन्ड जो है ये ब्रेक हो सकता है, देन जो है न्यू सिग्मा बॉन्ड जो है वो फॉर्म हो सकता है, या फिर दोनों काम साइमल्टेनियसली एक टाइम पे भी हो सकते हैं कि ब्रेकिंग या ब्रेकेज एंड फॉर्मेशन। एट सेम टाइम पे भी हो सकती है। अगर जो है पहले बॉन्ड ब्रेक हो रहा है फिर बन रहा है, या पहले बन रहा है फिर टूट रहा है, तो उस वक्त वो SN1 मैकेनिज्म है। अगर दोनों काम सेम पे हो रहे हैं तो SN2 मैकेनिज्म है। इसके अलावा यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में ऑलवेज जो न्यूक्लियोफाइल होगा वो लिविंग ग्रुप की अपोजिट साइड से अटैक करेगा। न्यूक्लियोफाइल अटैक्स एट अपोजिट साइड ऑफ लिविंग ग्रुप। जिस साइड से लिविंग ग्रुप इधर से निकल रहा है न्यूक्लियोफाइल इधर से अटैक कर रहा है, तो न्यूक्लियोफाइल किस साइड पे लगा? इसकी अपोजिट साइड पे। अटैक भी अपोजिट साइड से करेगा और अटैच भी अपोजिट साइड से होगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में। अगर ऐसा हो कि एक ही साइड से अटैक करे और दूसरी साइड से लिविंग ग्रुप निकल जाए, न्यूक्लियोफाइल लिविंग ग्रुप की अपोजिट साइड पे अटैच हो जाए, तो उस वक्त जो मैकेनिज्म होगा उस मैकेनिज्म को हम कहेंगे SN1 मैकेनिज्म। और अगर जो न्यूक्लियोफाइल है ये अटैक करे बोथ साइड से, दोनों साइड से अगर अटैक करने की एबिलिटी हो न्यूक्लियोफाइल में, तो उस वक़्त जो है हमारे पास जो मैकेनिज़्म होता है उसको हम कहते हैं SN2 मैकेनिज़्म। तो ये कुछ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के कह लें कि कॉन्सेप्ट्स थे स्टार्टिंग में, जिन चीज़ों का आपको पता होना चाहिए। फिर हम जब इस मैकेनिज़्म को स्टार्ट करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट एक फैक्टर आता है स्टेबिलिटी का, कि स्टेबल कौन सा जो है वो कार्बोकेटाइन होता है। कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को पढ़ने से पहले हमें कार्बोकेटाइन का कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि व्हाट इज मेंट बाय कार्बोकेटाइन। नेक्स्ट है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। सबसे पहले देखते हैं कार्बोकेटाइन क्या होता है, कार्बोकेटाइन बनता कैसे है। हमारे पास कोई भी अल्केन है, जैसे कि मिथाइल ले लेते हैं, मीथेन ले लेते हैं। इस मीथेन में जो इनके इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस तरह से, एक कार्बन का और एक हाइड्रोजन का।
मैं ऐसा करता हूँ कि इनकी हेट्रोलिटिक क्लीवेज करवा देता हूँ। दोनों के दोनों जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये ट्रांसफ़र कर देता हूँ हाइड्रोजन के पास। तो उस वक़्त जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये होगा। फिर साथ में H नेगेटिव फॉर्म में H निकल जाएगा। दिस इज़ नोन एज कार्बोकेटाइन। अब यहाँ पे हमने देखना है कि कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी कैसे इफ़ेक्ट होती है। स्टेबिलिटी फैक्टर क्या है कार्बोकेटाइन्स के अंदर। तो अगर हम देखें तो ये जो मेरे पास एक जनरल सा कार्बोकेटाइन आ रहा है जिसके साथ 3 हाइड्रोजन्स लगे हुए हैं, ये सबसे कम स्टेबल है, सबसे लीस्ट स्टेबल है। क्यों? क्योंकि इसके पास अभी इलेक्ट्रॉन की कमी है, ठीक है। दूसरी साइड पे हाइड्रोजन एटम्स अटैच हैं। तो ये क्या करता है, जैसे ही कोई न्यूक्लियोफाइल आता है तो रेडली उस न्यूक्लियोफाइल के साथ अटैक करके, उसके साथ अटैचिंग करके, उसके अटैक में आके तो प्रोडक्ट बना देता है ये। इसके बाद मैं ऐसा करता हूँ कि इसकी स्टेबिलिटी सबसे कम है। इससे ज़्यादा स्टेबिलिटी किसकी होगी कि मैं इसका एक हाइड्रोजन उतार के उसकी जगह पे कार्बन अटैच कर दूँ। इस पे मैंने CH3 लगा दिया एक हाइड्रोजन उतार के। इसकी स्टेबिलिटी पहले वाले से ज़्यादा है। वजह क्या है? वजह ये है कि अब कार्बन दूसरा आ चुका है। जैसे ही इस पे इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो ये इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन्स को फेच करता है, जिसके रिजल्ट में इसके ऊपर भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है। ये कार्बन आगे वाले हाइड्रोजन से जो है इलेक्ट्रॉन को फेच करता है। इस तरह से रेजोनेंस और इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो चलता रहता है। तो इंडक्टिव इफेक्ट और रेजोनेंस की वजह से जो सेकंड वाला कार्बोकेटाइन मैंने लिखा है, दिस इज़ मोर स्टेबल दैन द फर्स्ट वन। ये जो फर्स्ट वन कार्बोकेटाइन है ना, इसका नाम है मीथाइल। मीथाइल कार्बोकेटाइन। जो सेकंड वन है प्राइमरी कार्बोकेटाइन। फिर नेक्स्ट अगर स्टेबिलिटी फैक्टर पे देखें तो मैं ऐसा करता हूँ, इसका दूसरा हाइड्रोजन भी उतार के उसकी जगह पे भी कार्बन लगा देता हूँ। CH3 CH3 CH3, इस पे है पॉजिटिव चार्ज, सॉरी यहाँ पे हाइड्रोजन ही रहेगा। तो इस वक्त जो मेरे पास स्टेबिलिटी है वो थर्ड वन की सबसे ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि इसके पास अब 2 मज़ीद कार्बन्स आ चुके हैं जो कि इंडक्टिव इफेक्ट और रेजोनेंस के अंदर हिस्सा लेंगे और इसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेंगे। सो ये है सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। फिर मैं मज़ीद क्या करता हूँ कि इसका थर्ड वाला हाइड्रोजन भी उतार के उसकी जगह पे हाइड्रोजन लगा दे कार्बन लगा देता हूँ, हाइड्रोजन उतार के। तो ये CH3 इधर, CH3 इधर, CH3 इधर, पॉजिटिव चार्ज। तो दिस इज़ द मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन, ठीक है। कौन सा है ये? टर्शरी, टर्शरी कार्बोकेटाइन। इसको हम कहते हैं दिस इज़ 3 डिग्री, दिस इज़ 2 डिग्री, दिस इज़ 1 डिग्री, और वो इस तरह से। तो इस तरह से इनकी स्टेबिलिटी चलती है कि सबसे ज़्यादा स्टेबल जो कार्बोकेटाइंस होते हैं वो टर्शरी होते हैं, उससे कम सेकेंडरी, उससे कम प्राइमरी, और सबसे जो ज़्यादा अनस्टेबल हमारे पास कार्बोकेटाइन आता है वो मिथाइल की फॉर्म में आता है। क्यों? क्योंकि इनके अंदर जो मिथाइल है इसके अंदर इंडक्टिव इफेक्ट नहीं है। इंडक्टिव इफेक्ट और रेजोनेंस उसी वक्त आती है जब कोई एटलीस्ट 2 कार्बन एटम्स मौजूद हो जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इंडक्ट कर सकें और रेजोनेंस प्रोड्यूस करें।